हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूँ। ये सवाल एज इट इज अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स इस कम समय में पेपर वन की तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर डेली आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही हम आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं, ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक यूनिट को कवर कर सकें। 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। और इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स आप सभी को हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का और एमसीक्यूज नोट करने का समय भी बच जाएगा। एंड रिविजन के लिए ये 5000 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको यूनिट वाइज हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और इसमें से आपको पेपर वन में 50 में से लगभग 30+ क्वेश्चन जरूर एज इट इज देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश हिंदी सभी कोर्सेज हैं। आपके एग्जाम के अलावा अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आंसर्स के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं, एंड डेली लाइव लेक्चर्स भी आपको हम यहाँ पर देंगे। ये बेस्ट कोर्स है, जो कि इस कम समय में आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा, एंड बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज व्हाट? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या मेरी एज मैटर करती है, कि अगर मेरी एज कम है या ज्यादा है तब आप लोग चीजों को समझोगे? जेंडर मैटर करता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी कि व्यवसायिक दक्षता मैटर करती है? या फिर यूज ऑफ टीचिंग एड्स यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सहायक सामग्रियों का मैं यूज कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैं लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, पेन का यूज कर रही हूँ, ये सब चीजें। तो मोस्ट पावरफुल यहाँ पर बोला गया है, सो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? ये किसी पर्सन की, ये किसी टीचर की स्किल होती है। इसके अंदर किसी टीचर के नॉलेज को कंसिडर किया जाता है, उनके एट्रीब्यूट्स को कंसिडर किया जाता है, कि वो अगर किसी पर्सन में नॉलेज है तो वो कैसे अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करता है, किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करता है कि सामने वाला पर्सन भी उस चीज को समझ जाए। तो ये होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मुझे अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का नॉलेज है, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता, मेरी टीचिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो है, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं, मैं किसी भी एंगल से टीचर नहीं बन सकती। वहीं अगर मेरी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो भी बेकार है। तो इन दोनों चीजों का, ये मेरे स्किल्स और नॉलेज दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉलेज ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू। किसी भी शिक्षक का ज्ञान जो होता है, टीचर का जो ज्ञान होता है, जिससे कि वो अपने टीचिंग को इफेक्ट कर सकता है, वो किस डोमेन के अंदर आता है? इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉनोटेटिव डोमेन, सॉरी कॉनेटिव डोमेन, या फिर साइकोमोटर डोमेन। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस अगर रेगुलर देखे हैं तो हमने ब्लूम्स के वर्गीकरण को, यानी कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी को डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें हमने ये नाम का कोई भी डोमेन नहीं पढ़ा, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर पढ़े हैं। इन तीनों में से करेक्ट आंसर होगा, ये है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। देखो, कॉग्निटिव मैंने आपको हमेशा बताया है, जहां पर भी आपको कॉग्निटिव टर्म मिले, इसका मतलब है कि हम किसी पर्सन की, किसी स्टूडेंट की, किसी की भी मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। ओके, मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो वो कॉग्निटिव डोमेन होता है। ये किस पे फोकस करता है? ये किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में मैं फंस गई, तो मैं अपने इंटेलिजेंस को यूज करके कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हूँ, अपने पुराने नॉलेज के बेस पे मैं नई चीज को कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर किसी सिचुएशन में मैं किस तरीके से सोचती हूँ, ये सब मेरी मेंटल एबिलिटी यानी कि मेरे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। यही है इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which one of the following learners characteristics not affect the efficiency of the learner? So लर्नर की वो कौन सी विशेषता है जो कि उनकी लर्निंग को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता? देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग हमेशा नॉट टर्म पर फोकस कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था कि नॉट टर्म को हम लोग मिस कर जाते थे और पूरा आंसर गलत हो जाता था। तो ऐसे छोटे-छोटे वर्ड्स पर आपने ध्यान देना है, ठीक है? एंड इस क्वेश्चन में ऑप्शंस है मेंटल मैच्योरिटी, कि किसी का मानसिक कितना पर्सन मैच्योर है, उनका इंटरेस्ट कितना है, उनका एटीट्यूड कितना है, या फिर उनका जेंडर क्या है। सो नॉट बोला है, ठीक है? इसका आंसर ज़रूर आपको आता होगा। देखो स्टूडेंट्स, इसके आंसर पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, अभी तक के क्वेश्चन जो हमने किए ये आपको क्लियर है एंड आप चाहते हो कि इस तरीके की सीरीज़ मैं लेकर आऊँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए अच्छा काम करती रहूँ और आपका एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर क्वालीफाई कराने में आपकी मदद कर सकूँ, ठीक है? नॉट में यहाँ पर आता है जेंडर। अब कोई आपको मेल टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर फीमेल टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको उनके इंटरेस्ट से, उनके नॉलेज से, उनके एटीट्यूड और उनके मेंटल मैच्योरिटी से मतलब होना चाहिए कि कैसे वो आपको पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ा रहे हैं। जेंडर यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी डिपेंड्स ऑन। आप लोगों ने स्मार्ट क्लासरूम पढ़ा होगा, जिसमें ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है? ये सब चीजें किन चीजों पर डिपेंड करती हैं? ये कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर, या फिर स्टूडेंट्स एज। तो इधर सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है? अब देखो, अगर किसी टीचर को कंप्यूटर यूज़ करना आता है, कैसे टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, ये सब चीज़ें आती हैं, तभी वो स्मार्ट क्लासरूम में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को जैसे मान लीजिए नॉलेज जितना मर्जी है, टीचिंग स्किल्स जितने मर्जी हैं, लेकिन अगर आप लोगों को जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ऐसे पढ़ाने को बोला जाए एंड आप में से किसी को अगर कंप्यूटर नहीं पता, ये पीपीटी कैसे बनानी है, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, जैसे मैं देखो आंसर पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको आंसर नजर आ रहा है, ये सब चीजें कैसे यूज करनी है ये नहीं पता, तो आप लोग स्मार्ट क्लासरूम में थोड़ी सी दिक्कत शुरुआत में हो सकती है, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये सब चीजें। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ टीचर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंक्लूड। अब देखो, कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग में भी हेल्प करते हैं, उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें होती है? उनकी प्रोफेशनल लिटरेचर, कोलीग्स यानी कि आसपास काम करने वाले लोग, प्रोफेशनल एसोसिएशन, या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके? करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर देखो, प्रोफेशनल लिटरेचर यानी कि आप लोगों को पता है कि प्रोफेशनली कैसे काम करना है, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो एंड अगर आप अच्छे से प्रोफेशनली काम करोगे तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी चीजें समझने में आसानी होगी। कलीग्स, आप बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने भी अपने आस-पास वाले लोगों से जब मैंने शुरू किया था टीचिंग तो बहुत कुछ सीखा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे अपनी बात को रखना है। कई अच्छे कलीग्स होते हैं, उनसे हम चीज़ें सीखते हैं, कुछ कलीग्स ऐसे होते हैं जिनसे चीज़ें हम नहीं सीखना चाहते, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। Next is the group in which independent variable is present in known is known as। वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, कभी भी ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है। रिसर्च में वेरिएबल्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। रिसर्च डिजाइन इज कैरेक्टराइज्ड एज। रिसर्च में देखो, आपको पता है कि रिसर्च का एक प्रॉपर डिजाइन होता है। उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? उसमें एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, कहीं पर भी एक्सप्लोर करना मतलब होता है खोज करना किसी चीज की। अब हम किसी चीज की खोज कब करते हैं? जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता या फिर थोड़ा सा नॉलेज होता है, तो वहां पर हम एक्सप्लोर करते हैं। डायग्नोसिस यानी कि उसका उपचारक करना,
उपचार करना क्या होता है? पहले उसके बारे में हम पता कराएँगे कि ये क्यों है, क्या है, फिर उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, वो डायग्नोज़ होता है। जैसे डॉक्टर इलाज करने से पहले डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि वो पूरा चेक करते हैं कि बीमारी क्यों हुई, क्या हुई, हमने क्या खाया जिस वजह से हमें कोल्ड हो गया, इस तरीके से डायग्नोज़ करते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन में भी पहले पूरी जानकारी लेना इम्पोर्टेंट है, अपना खोज करना इम्पोर्टेंट है और एक्सपेरिमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है, सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज़। Next is a researcher examines the relationship between natural disaster and the behaviors that occur in that context. So ये research में किसके example है? देखो students, मैंने आपको research में बहुत बार बताया है कि कभी भी आप लोगों को real life example के साथ question पूछे जाए तो आपने उसको relate करना है अपनी situation के साथ। इसमें बोला है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर हुआ, प्राकृतिक आपदा हो गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो गई, उसके बीच में रिलेशनशिप को एग्जामिन कर रहा है कोई पर्सन ए जो कि एक रिसर्चर है, ठीक है, उनके बिहेवियर से क्या फर्क पड़ सकता है, ये बताया गया है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सा टाइप के रिसर्च का एग्जाम्पल है। सो ये है आपके को रिलेशनल रिसर्च का एग्जाम्पल। को रिलेशनल, देखो को रिलेशनल मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप ये बताता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई प्राकृतिक आपदा आई, उससे किसी पर्सन पे क्या फर्क पड़ा, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। सो अ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, विदाउट रिसर्चर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो ये क्वांटिटेटिव और नॉन एक्सपेरिमेंटल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ओके, next is the operational definition of variable indicates as to how that variable may be। so ये variable क्या हो सकते हैं, measured हो सकते हैं, मापा जा सकता है जिनको, वो होते हैं operational variables। next we have is the longitudinal studies are the type of। so longitudinal studies होती हैं लंबे समय तक चलने वाली स्टडी, ठीक है, ये क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। रिसर्चर क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो रिपीटेडली एग्जामिन करते हैं सेम इंडिविजुअल को टू डिटेक्ट एनी चेंजेस दैट माइट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है, और मैं आप में से किसी पर्सन ए के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपके डे 1 से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं या डेली हमारे साथ वीडियोस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को डे 1 से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कौन बच्चा एक्टिव है, कौन नहीं है। ठीक है? तो ये हो सकता है, उसके बाद मैंने डे 30 पे भी आपको ऑब्जर्व किया कि इतने लंबे समय में आप में कोई बदलाव आया, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपके एग्ज़ामिनेशन के प्रति जो आपका इंटरेस्ट है, उसमें कोई बदलाव आया या नहीं आया। मैं धीरे-धीरे समय के साथ-साथ आप पे ध्यान दे रही हूँ, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है, ठीक है? सो इससे क्या होता है, ये आपको डेवलपमेंट स्टडी भी इसको बोला जाता है। यानी कि आप लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं, ये इसमें जनरली मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सो रिसर्च रिपोर्ट का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर पे जाते हैं, वो है टेक्स्ट बुक ऑफ अ सब्जेक्ट। अब देखो रिसर्च रिपोर्ट का टाइप, रिसर्च रिपोर्ट क्या होते हैं, रिकॉर्डेड डेटा होता है जो कि रिसर्चर ने प्रिपेयर किया होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है अपने एनालिसिस के द्वारा। रिसर्च रिपोर्ट इज रिलायबल सोर्स, ये एक रिलायबल रिसोर्स होता है टू रिकाउंट डिटेल्स अबाउट अ कंस्ट्रक्टेड रिसर्च। सो उसमें थीसिस भी होती हैं, डिसर्टेशन भी होता है, रिसर्च पेपर होता है, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज failure to acknowledge the borrowed material in thesis, dissertation, research paper is called। तो इसको बोला जाता है प्लेगियरिज्म। कई लोग इसको प्लेजरिज्म बोलते हैं, कई बार आप इसको प्लेगरिज्म भी बोल सकते हो, यानी कि साहित्यिक चोरी। अब देखो चोरी करना वैसे भी गलत है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई रिसर्च की थी, मान लीजिए मैंने किसी भी सोशल वर्क पर अपने रिसर्च की,
पीएचडी के दौरान। ओके, सो उस समय पे मैंने क्या किया, मेरा जो भी डेटा था, मेरी जो भी थीसिस थी या फिर मेरा जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाए थे, वो सब डॉक्यूमेंट आप में से किसी भी एबीसी नाम के पर्सन ने यूज कर लिए। और जो मेरा डेटा था, जो मेरी फाइंडिंग्स थी, जो मेरे सॉल्यूशंस थे, उसको आपने एज इट इज यूज कर लिया। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपने साहित्यिक चोरी की है। लेकिन वहीं अगर आप लोग ये डेटा को यूज कर रहे हो एंड मुझे बताकर यूज कर रहे हो कि मैम आपने जो रिसर्च टॉपिक लिया था, हमारा भी टॉपिक है एंड हम आपकी डेटा को यूज करना चाहते हैं, इसके आगे और रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? अगर मैं परमिशन दे दूंगी तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। बिना पूछे बिना मांगे आप किसी के डॉक्यूमेंट को या किसी के रिसर्च के डेटा को यूज करोगे तो वो साहित्यिक चोरी होगी, जो कि एक अपराध हम रिसर्च में इसको मान सकते हैं। ओके, या फिर अगर ले रहे हो तो वहां पर उनका नेम मेंशन भी करना पड़ता है। जैसे आपने अपनी रिसर्च में मेंशन कर दिया कि यस, हमने जो भी डेटा यूज किया है, जो भी आगे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, ये सारे हमने अंकिता सूद मैम की रिसर्च में से उठाए हैं। तो अगर आप मेरा नाम वहां पर मेंशन कर दोगे, आपने जो भी रिसर्च आपका टॉपिक है उनको मेंशन कर दोगे, तो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था फेल्ड टू एक्नॉलेज, यानी कि आप उनका नाम वहां पर मेंशन करना भूल गए थे, जिनसे भी आपने थीसिस और डिसर्टेशन का मटेरियल लिया था। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ इज नॉट, अगेन देखो, नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन में देखो, डाउनवर्ड यानी कि एक अपर लेवल का पर्सन किसी लोअर लेवल पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी 10th क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास के बच्चे से बात कर रहे हैं, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। फर्स्ट क्लास का बच्चा 10th वाले से बात कर रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ऊपर की ओर है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? समान लेवल पर। 10th क्लास में सेक्शन ए का बच्चा सेक्शन बी के बच्चे से बात कर रहा है 10th क्लास में ही, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। सो इसमें क्या है, डायरेक्शन बता रही है। लेकिन इंडिविजुअल यानी कि कोई एक बंदा किसी दूसरे से बात कर रहा है, इसमें किसी भी तरीके की डायरेक्शन नहीं बताई है, तो ये है करेक्ट आंसर इसमें, क्योंकि पूछा गया था नॉट। Next is which of the following initiates the process of communication? So इसमें बोला गया है संप्रेषण प्रक्रिया का आरंभ कौन करता है? सो आरंभ कौन करता है? देखो, बातचीत करने में दो लोग होते हैं। अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ए ने पहले बी को बोला हेलो। ओके, तो ये क्या है? ये है सेंडर, जिन्होंने मैसेज भेजा या फिर मुंह से सामने बोला हेलो। बी कौन है? बी है रिसीवर, जिन्होंने सुना। तो सबसे पहले इनिशिएट किसने किया? बात करना शुरू किसने किया? सेंडर ने किया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पर देखो डिकोडर एनकोडर भी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इस पे एक सेपरेट वीडियो में लेकर आई हूँ। एनकोडर देखो, इसमें जो सेंडर होता है, आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। ए है सेंडर, जिन्होंने मैसेज भेजा, ठीक है, इनको बोलेंगे हम लोग एनकोडर। बी है रिसीवर, जिन्होंने मैसेज रिसीव किया, और इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे डिकोडर। और मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है माध्यम। माध्यम मतलब कैसे मैसेज भेजा, सामने बोलकर मैसेज भेजा, मोबाइल में मैसेज किया, या फिर चिट्ठी लिखी, या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज किया, कुछ भी हो सकता है, ये होता है मीडियम। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूर्व नियत क्या करता है? ये पैसिविटी करता है। सो पैसिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग योर ऑनेस्ट फीलिंग। ठीक है, जो हमारी ऑनेस्ट फीलिंग होती है, हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, ये सब चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट वो नहीं करता, पैसिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से है। रीड को अगर 14 बोला जाता है, तो लर्न को क्या बोला जाएगा? देखो, इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको READ रीड लिख देना है। आर आर किस नंबर पर आता है? जैसे A1 पर आता है, ए आता है फर्स्ट नंबर पर, डी आता है हमारा फोर्थ नंबर पर, ई आता है फिफ्थ नंबर पर, वैसे ही आर आता है 18 नंबर पर। आपने क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 28। अब 28 तो ऑप्शन नहीं है,
रीड की वैल्यू यहाँ पर 14 दी गई है। सो 14 कैसे आएगा? अगर हम 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया? रीड की वैल्यू का कैलकुलेशन कर लिया। सिमिलरली अब हमें लर्न पता करना है, ठीक है? सो लर्न में एल क्या होता है? 12, ई 5 पे आता है, ए 1 नंबर पर आता है, आर आता है 18 पे एंड एन आता है 14 पे। इसको ऐड करोगे तो रिजल्ट 50 आ जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 25। ठीक है, सो इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस पे एक सेपरेट वीडियो ही मैं लेकर आऊंगी। अगर आपको चाहिए कमेंट कर दीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस अलग से वीडियो में करवाऊं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग कैरम। तो ये चार लोग कैरम खेल रहे थे। ओके, पी और आर क्या थे? पार्टनर है, और एस और क्यू पार्टनर है। एस इज राइट टू आर। एस क्या है? देखो, तो इसमें पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना है। एस इज राइट टू आर, ठीक है? एस बैठा है आर के राइट साइड पे, तो इस तरीके से एस हो गया आर के राइट साइड पे। एंड द फेस ऑफ आर इज टुवर्ड्स द वेस्ट। सो इसमें मैं आप लोगों को एक पहले तरीका बता देती हूँ कि करना क्या है। ठीक है, देखो पहले आपको डायरेक्शंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ना है फिर से। एस इज राइट टू आर एंड आर इज टूवर्ड वेस्ट। आर किस तरफ है? वेस्ट की तरफ को बैठा हुआ है, यानी कि आर का फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब आर कहाँ है? ईस्ट पे बैठा है। देन व्हाट, और एस कहाँ है? आर के राइट साइड पे है। सो एस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्यूज फेस। सो क्यू कहाँ पर बैठा है ये पूछा है। सो क्यू देखो यहाँ पर बैठा है। कैसे पता चला? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि एस और क्यू पार्टनर है। सो पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं। सो एस और क्यू पार्टनर है। एस की पोजीशन इन्होंने बताई है, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। सो पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में क्यू का फेस है। सो क्यू का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वाली डायरेक्शन में क्यू का फेस है, इस तरफ को मुंह करके वो बैठा है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन पे है। अब देखो ये पूरा पैराग्राफ बहुत इजी है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए एंड ये है आपके सामने क्वेश्चन। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैराग्राफ पर बेस्ड है। इसका क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आप लोग देख लीजिए। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 19 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फिल अप 3, 7, 10 एंड 14। देखो इसको आपने ऐसे लिख देना है। 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 7 आता है। 7 में अगर हम लोग 3 जमा करते हैं तो 10 आता है। और 10 में अगर हम 4 जमा करते हैं तो 14 आ जाएगा। सेम क्या करेंगे? 14 में अगर 3 जमा कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 17। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17। सो यही होता है पैटर्न। अच्छा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। रीजनिंग पे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियोस हमारे ऐप पर हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो कौन सा अलग है? इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, आपको एबीसीडी पता होना चाहिए पूरा। देखो क्या होता है, अगर हम देखें टी यू वी एक्स, एक्चुअल में क्या होता है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू को मिस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एच आई जे एल को देखते हैं। एच आई जे के एल, इन्होंने यहाँ पर के को मिस कर दिया। ठीक है, बी सी डी एफ, बी सी डी ई एफ, यहाँ पर इन्होंने एफ को मिस कर दिया। यहाँ पर डिफरेंट पूछा है। सो डिफरेंट कैसे? कौन होगा डिफरेंट? अभी तक तो देखो कोई भी नहीं मिला। ओ पी आर एस देखें, ओ पी क्यू आर एस,
ठीक है, सो इन्होंने OPRS लिखा है। इन्होंने यहाँ पर देखो थर्ड टर्म को मिस किया, जबकि फोर्थ टर्म को बाकी जगह मिस किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो इसमें आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज जे इज द मदर ऑफ के। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जे जो है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखो यहाँ पर पूछा गया है जे इज द मदर ऑफ के। जे इज द मदर ऑफ के। ठीक है, फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज होता है और मेल के लिए प्लस का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक बताया नहीं गया है कि के मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद बोला गया है एल इज द सन ऑफ जे। एल जो है वो जे का सन है, यानी कि जे के दो बच्चे हैं, एल और के। ठीक है, एम इज दी ब्रदर ऑफ एन। एम और एन अभी तक आपको नहीं मिले हैं, सो इस वाली स्टेटमेंट को आप स्किप कर सकते हो। उसके आगे बोला है एन इज दी डॉटर ऑफ के। एन जो है वो, एन है ये, एन इज दी डॉटर ऑफ के। ओके, देन हु इज दी ग्रैंड मदर ऑफ एम। अब देखो यहाँ पर एन हमें मिल गया, आगे लिखा है एम इज दी ब्रदर ऑफ एन, यानी कि एम इज दी ब्रदर ऑफ एन। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बहन है, सिबलिंग्स है। सो इसमें पूछा गया है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। सो एम की ग्रैंड मदर कौन हुई, एम की मदर है के और के की मदर है जे। सो ग्रैंड मदर कौन हुई, जे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इफ द proposition नो men आर ऑनेस्ट, नो men आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी false। इसको अगर हम लोग false मान लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग proposition कैन क्लेम certainly true। देखो इस पे मैं आपके लिए एक वीडियो बहुत बार लेकर आई हूं, जिसमें मैंने आपको AEIO वाला कॉन्सेप्ट बताया है। इसमें क्या होता है, AEIO में क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल, इसका मतलब होता है सम, ये होता है नो और ये होता है सम नॉट। ठीक है, सो इसमें देख सकते हो आप लोग, नो मेन आर ऑनेस्ट। मैं इसमें कलर्स बार बार इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने में। नो मेन, इसमें बोला है नो मेन आर ऑनेस्ट, सो ये ई वाली स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग फॉल्स मान लेते हैं, सो ट्रू कौन सी स्टेटमेंट होगी। इस स्टेटमेंट के साथ अगर हमें ऑपोजिट स्टेटमेंट लेनी है तो हम आई लेते हैं। अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाली हमेशा ट्रू होगी, एंड अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू बताई होती तो ये वाली स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होती। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वैसे ही ए और ओ के केस में भी होता है। सो इसमें आई की बात करते हैं, सो आई मतलब सम। सो करेक्ट आंसर सम मैन आर ऑनेस्ट। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम आइडियलिस्ट आर फैनेटिक्स, ऑल रिफॉर्मर्स आर आइडियलिस्ट आर एंड सम फॉर्मर्स आर फेमिनिस्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है क्या है। so, इसमें बोला है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो ये स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो में हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप लोग रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस भी मुझसे चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए आगे के क्वेश्चंस का भी डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। एंड अभी तक की वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो आप चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूर आपकी रिक्वेस्ट पूरा करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। सो थैंक यू सो